कोरोजन की वजह से क्या क्या होता है देखेंगे इस वीडियो में हम। कोरोजन की वजह से सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है। सिल्वर जो होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिससे सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है। कोरोजन की वजह से सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है। कलर ब्लैक हो जाता है उसी तरीके से कॉपर का कलर ग्रीन हो जाता है। कॉपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्शन करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिससे उसका कोरोजन हो जाता है। इस वजह से कॉपर पे ग्रीन आ जाता है। तो सिल्वर पे ब्लैक कलर आ जाता है, कॉपर पे ग्रीन कलर आ जाता है। कोरोजन की वजह से सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है। सिल्वर जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिससे उसका कलर ब्लैक हो जाता है। कॉपर का कलर ग्रीन हो जाता है। कॉपर मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्शन करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिससे उसका कलर ग्रीन हो जाता है। कोरोजन की वजह से आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं। आयरन मीन्स लोहा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लेता है, जो कि एक ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है। लोहे पर जंग लगने से बचाना है, मीन्स आयरन की रस्टिंग को रोकना है, तो मेथड है ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन। लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए काफ़ी सारे मेथड हैं। ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग और सबसे बढ़िया मेथड है मेकिंग अलॉय। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक की कोटिंग इतनी शानदार होती है कि अगर जिंक की कोटिंग हट भी जाए तब भी वो अपना असर बनाए रखती है। तो गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है जिंक की कोटिंग करना आयरन या स्टील पर। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम की कोटिंग करते हैं। और सबसे बढ़िया मेथड है मेकिंग अलॉय। Alloy, what is an alloy? Alloy is a homogeneous mixture of two metals or more than two metals or metals with non-metals. Alloy को कैसे डिफाइन करेंगे? Alloy is a homogeneous mixture of two metals or more than two metals or metal with non-metals. क्वेश्चन आ सकता है कि अमलगम क्या होता है? अगर किसी मिक्सचर में मरकरी मिला हुआ है तो उस मिक्सचर को हम अमलगम बोलेंगे। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अमलगम? अगर किसी मिक्सचर में मरकरी मिला हुआ है, मरकरी मेटल मिला हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रास अलॉय में कौन कौन से मेटल्स होते हैं? तो ब्रास अलॉय में कॉपर और जिंक होते हैं। ब्रास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसमें प्राइमरी मेटल कॉपर है जो कि 70% होता है, और जिंक जो है सेकेंडरी मेटल है जो कि 30% होता है। तो कॉपर और जिंक के मिक्सचर को हम ब्रास बोलते हैं, और जिंक के मिक्सचर को ब्रास कहते हैं। जैसे ब्रास के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंट कॉपर है तो उसको हम प्राइमरी मेटल बोलेंगे। प्राइमरी मेटल को हम सबसे पहले मेल्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कॉपर को मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद उसमें जिंक एलिमेंट को, जिंक मेटल को एक डिफाइनेट प्रोपोर्शन में मिला देंगे। फिर उस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, जिससे अलॉय ब्रास कंप्लीट होकर के तैयार हो जाएगी। तो जब भी हमें अलॉय बनानी है तो पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद उसमें दूसरे एलिमेंट्स को मिला देंगे डिफाइनेट प्रोपोर्शन में। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद अलॉय तैयार हो जाएगी। ब्रास जो अलॉय है वो कॉपर और जिंक से बनी होती है। सिमिलरली ब्रॉन्ज एक अलॉय है जो कॉपर और टिन से बनी होती है। ब्रास बनी होती है कॉपर और जिंक से, और ब्रॉन्ज बनी होती है कॉपर और टिन से। सिमिलरली सोल्डर जो इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने में हेल्प करती है वो टिन और लेड से बनी होती है। तो सोल्डर को टिन और लेड से इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो सोल्डर किस काम आती है? इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने में काम आती है। सोल्डर टिन और लेड से बनी होती है। सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अलॉय की कंडक्टिविटी लो होती है। किन के कंपैरिजन में? अलॉय जिस मेटल से बनी होती है उनके कंपैरिजन में अलॉय की कंडक्टिविटी कम होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रास है, ब्रास जो है वो कॉपर से बनी हुई है, तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ब्रास जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है, ब्रास कॉपर से बना हुआ है, कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अलॉय की कंडक्टिविटी कम होगी। सिमिलरली अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। जैसे अलॉय जो है वो टिन और लेड से बनी हुई है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। ठीक है, तो जो अलॉय होती है उसकी कंडक्टिविटी भी लो होती है उसके मेटल्स के कंपैरिजन में। सिमिलरली जो अलॉय होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। अब हम बात करेंगे 24 कैरेट गोल्ड के। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है, बट इंडिया में 22 कैरेट मिलता है। 22 कैरेट मतलब क्या होता है? इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 22 पार्ट्स तो गोल्ड के हैं, 2 पार्ट जो हैं वो या तो कॉपर के हैं या सिल्वर के हैं। 22 कैरेट मतलब क्या है? 22 कैरेट मतलब ये है कि 22 पार्ट गोल्ड के हैं तो 2 पार्ट कॉपर या सिल्वर के हैं। तो इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड मिलता है। प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट होता है, लेकिन प्योर गोल्ड जो होगा वो मेल्ट फॉर्म में होगा। प्योर गोल्ड होगा तो पिघला हुआ होगा। प्योर गोल्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया में 22 कैरेट मिलता है। 22 कैरेट का मतलब है 22 पार्ट्स गोल्ड के और 2 पार्ट कॉपर या सिल्वर के। इवन
जो प्योर लोहा होता है, जो प्योर आयरन होता है, वो भी मेल्ट फॉर्म में होता है। तो आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। आयरन प्योर आयरन होगा, प्योर लोहा होगा तो मेल्ट फॉर्म में होगा, उसको हार्ड बनाने के लिए 0.05% उसके अंदर कार्बन मिला देते हैं। हिंदुस्तान में एक शानदार मॉन्यूमेंट है जिसको आयरन पिलर कहते हैं, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो आज तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आयरन पिलर पे जंग क्यों नहीं लगा है। तो ये कुतुब मीनार के पास में है, दिल्ली में स्थित है। आज तक इस पे जंग नहीं लगा है और साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। टेस्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए आपको मैं एक एक्टिविटी समझाता हूँ, जिसमें आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों को कॉर्क से ढकना है। पहले आप टेस्ट ट्यूब सी को देखिए, ध्यान से देखिए। इसके अंदर ड्राई एयर है और आयरन नेल्स है। इसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा गया है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। आप देख सकते हैं नीचे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा गया है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सी टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एयर है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो सी टेस्ट ट्यूब में कोरोजन नहीं होगा। सेकंड टेस्ट ट्यूब बी देखेंगे, जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको कॉर्क से बंद रखा गया है। आयरन नेल जो है वो वाटर के अंदर पूरी डूबी हुई है। आयरन नेल जो है वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर रखी हुई है। और जो वाटर यूज़ किया गया है वो बॉयल वाटर है, ताकि अंदर कोई भी एयर के पार्टिकल प्रेजेंट ना रहे। बॉयल वाटर इसलिए यूज़ किया गया है ताकि वाटर के अंदर एयर ना हो, ताकि जो आयरन जो है सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में रहे। तो जो सी टेस्ट ट्यूब थी उसमें आयरन सिर्फ एयर के कांटेक्ट में थी, तब भी उस पर जंग नहीं लगा था। और बी जो है आयरन जो है वाटर के कांटेक्ट में सिर्फ, तब भी उस पर जंग नहीं लगेगा। अगर आयरन पे जंग तभी लगेगी जब आयरन जो है वो वाटर और एयर दोनों के एक साथ कांटेक्ट में आए। तो इसके लिए हमें ए ट्यूब ले रखी है, जिसको कॉर्क से बंद रखा गया है। उसमें आयरन जो है हाफ इमर्स्ड है। तो आयरन जैसे ही एयर और वाटर दोनों के एक साथ कांटेक्ट में आएगा तो उस पर रस्ट हो जाएगी। जैसा कि ए ट्यूब में देख सकते हो आप, आयरन नेल जो है ब्राउन कलर की हो गई है, क्योंकि रस्ट फॉर्मेशन हो चुका है। तो आयरन जब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करता है तो रस्ट बन जाता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो कोरोजन की वजह से आयरन में रस्ट बन जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्राउन हो जाता है। एक्टिविटी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आयरन के पास अगर सिर्फ एयर होगा तब भी रस्टिंग नहीं होगी, अगर आयरन के पास सिर्फ वाटर होगा तब भी रस्टिंग नहीं होगी, अगर आयरन के पास मॉइस्ट एयर होगा या आयरन के पास वाटर और एयर दोनों होंगे तभी आयरन में रस्टिंग होगी।